हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स से, रासायनिक बलगति से। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग समीकरण। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग समीकरण, ये आपका 10वां वीडियो होगा। तो रेट इक्वेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो देखते हैं रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। इसके लिए हम बता दें, इसके लिए जो है डेरिवेशन करने के लिए नहीं आता है, निगमन करने के लिए नहीं आता है, फिर भी आपको ये निगमन जो है इसको समझना है। और इसके जो मेन फार्मूले हैं, वेग स्थिरांक के की जो वैल्यू यहाँ आएगी और जो अर्ध आयु काल हम निकालेंगे, हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये जो है इक्वेशन जो है समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पर जो है न्यूमेरिकल हर बार जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं इस पर न्यूमेरिकल। तो ये टॉपिक बेहद ही आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब हम ले लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोट की अपक्रिया किसे कहते हैं, हमने आपको बताया है। वे अपक्रियाएं जिनका वेग यानी कि वेग नियम अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात पर डिपेंड करता है। प्रथम घात पर, सांद्रण के प्रथम घात पर निर्भर करता है। प्रथम कोट की अपक्रियाएं कहलाती हैं। पीछे सब हमने डिफिनेशन सब कुछ दे रखा है, पीछे वाला वीडियो जो बच्चे नहीं देखे उसको देखें। तो प्रथम कोट की अपक्रिया इसी को हम कहते हैं, जो अभिकारक के सांद्रण के जिनका वेग यानी कि रेट ला जो होता है वो प्रथम अभिकारक के प्रथम सांद्रण के घात पर डिपेंड करता है, उसी को हम कहते हैं प्रथम कोट की अपक्रियाएं। चलिए देखिए, तो मान लेते हैं हम एक यहाँ पर एक समीकरण आपका दिया हुआ है। ए आपका क्या है, रिएक्टेंट है और एक इसमें चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, ये आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो प्रारंभ में सांद्रण क्या है, प्रारंभ में सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन इनिशियल क्या है, यहाँ पर हम ले लेते हैं ए एक्टिव मास नॉट है, ए एक्टिव मास नॉट। तो यहाँ भी यानी कि यहाँ 0 आपका होगा और यहाँ टी समय पर सांद्रण यानी कि टी समय पर सांद्रण को, अगर टी समय पर शेष सांद्रण भी आप इसको कह सकते हैं क्या है, ए एक्टिव मास है। ठीक है, ये है। तो आप जानते हैं अपक्रिया का यहाँ जो रेट होगा, फर्स्ट कोट की ऑर्डर की अपक्रिया का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि एक घात पर हम कह रहे हैं कि प्रथम कोट की अपक्रिया सांद्रण के एक घात पर डिपेंड कर रही है, तो इस रिएक्टेंट के, इस वाले रिएक्टेंट के एक घात पर डिपेंड करेगा। इसके क्या होगा, एक घात के सांद्रण पर क्या होगा, इसके डिपेंड करेगा। और अभिकारक के सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, एक स्थिरांक आ जाएगा यहाँ आपका के क्या है, जहां आपका वेग स्थिरांक है। पहले से आप जान रहे हैं सब, पहले से आपको, तो ये आपका जाएगा ए एक्टिव मास पावर 1। ठीक है, तो चाहे पावर 1 लगाए या ना लगाए, तो एक घात है ही, इस पर डिपेंड करता ही है। चलिए, रेट को हम कैसे लिखते हैं, अगर इस समीकरण के लिए रेट लिखे, इसका तो एक ही मोल है ना यहाँ, तो इसके लिए रेट जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, अभिकारक के लिए रेट क्या लिखा जाता है, तो ये रेट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, डी ए एक्टिव मास बाई क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं ना रेट। चूंकि ये रिएक्टेंट के लिए लिखा जाता है रेट, हमें बताया है रेट आप कैसे लिखेंगे, ताक्षणिक दर कैसे आप लिखेंगे बताया गया। तो यहाँ पर अभिकारक के लिए चूंकि है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका माइनस होगा। तो ये आपका हो गया यहाँ के, और ए एक्टिव मास क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, क्योंकि एक पर डिपेंड है तो एक हटा दीजिए, कोई बात नहीं, एक पर घात एक है, लगाए या ना लगाए तो अभी आपका एक ही होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या, इस सांद्रण वाले पद को इधर कर लीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस डी ए एक्टिव मास बाई क्या हो जाएगा, यहाँ सांद्रण आपका लीजिए ए एक्टिव मास इधर, और ये इसका टू हो गया आपका के, और इंटू क्या हो गया, ये इस साइड में के, और ये क्या हो गया, इंटू डी टी हो गया। ठीक है, अब इसका आप कर लीजिए समाकलन, तो समाकलन
करने पर, तो कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, समाकलन करेंगे माइनस डी ए एक्टिव मास बाई ए एक्टिव मास इक्वल टू क्या हो गया कि आप बाहर कर लीजिए समाकलन डी टी। तो अब समाकलन करेंगे यहाँ आपका डी सूक्ष्म हट जाएगा, ठीक। तो इस साइड में आपका क्या बचा, यहाँ के और यहाँ टी बचा, और प्लस हम क्या जोड़ लेंगे आई। जब समाकलन करते हैं तो आई प्लस एक जोड़ा जाता है, जो नया समाकलन स्थिरांक होता है, आई जोड़ लेते हैं। और इस साइड में आपका क्या बचा, माइनस लॉग ई ए एक्टिव मास। इसका समाकलन क्या होगा, डी सूक्ष्म है, इसका समाकलन क्या होगा आपका माइनस लॉग ई माइनस लॉग ई ए एक्टिव मास इधर आपका बचा, ठीक है। तो ये आप मान लीजिए, इसको आप पहला समीकरण इसको आप मान सकते हैं। यहां तक दिख रहा है, ठीक, ओके, पहला समीकरण हो गया। अब देखिए, यदि जो है यहां हम कर लें, यदि t0 समय पर सांद्रण आपका कितना है, प्रारंभिक सांद्रण, पहले t0 पर a एक्टिव मास नॉट है, तो ये, तो यहाँ पर t0 पर जो आपका a का सांद्रण हो जाएगा, a का जो सांद्रण हो जाएगा, इसका सांद्रण जो हो जाएगा क्या होगा, a एक्टिव मास क्या होगा, नॉट हो जाएगा, ठीक है। a एक्टिव मास नॉट या 0 कह लीजिए, तो यहाँ ये होगा। अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख दीजिए। इस समीकरण में आप जब इस वैल्यू को आप यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे, तो ये देखिए t इक्वल टू 0, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा यहाँ, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर ए एक्टिव मास के स्थान पर ए आप रख देंगे, तो ये आपका यहाँ पर क्या बचने वाला है, तो आपका क्या बचा यहाँ आई इक्वल टू क्या बचा आपका माइनस लॉग ई ए एक्टिव मास नॉट ए एक्टिव मास, नॉट ए एक्टिव मास यहाँ का बचा। तो ये आपका हो गया यहाँ पर दूसरा समीकरण। अब दूसरे समीकरण की वैल्यू पहले समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका हो गया, यहाँ आई की वैल्यू, यहाँ पर आई की वैल्यू ये, और यहाँ पर भी ये आपका मिला, इसको रखने पर, तो ये आपका हो गया माइनस का लॉग ई ए एक्टिव मास। अब इसका टू क्या है, यहाँ आपका केटी है, और यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये लॉग ई और ए एक्टिव मास, ये लॉग, ठीक, ये होगा आपका। ये समीकरण आपको मिल गया। जरा इसको केटी की वैल्यू निकालिए। केटी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, जब ये इधर करेंगे केटी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा लॉग ए आपका हो जाएगा ए एक्टिव मास नॉट, और ये आपका माइनस, इधर आया प्लस हो गया सब ये, और ये आपका हो गया इसको बराबर, और ये हो गया आपका लॉग ए पावर ए एक्टिव मास, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ लॉग ई को आप कॉमन ले सकते हैं, तो के टी इक्वल टू हो गया लॉग ई, और ये आपका हो गया यहाँ ए एक्टिव मास नॉट बाई क्या हो जाएगा ए एक्टिव मास। ये आपका फार्मूला मिल गया। ये आप जानते हैं किसका फार्मूला लगा है, लॉग जैसे m बाई एन हो तो क्या लिख सकते हैं आप, लॉग आप लिख सकते हैं m माइनस लॉग एन पावर। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज हो गया है आपका। इस तरीके से मैथ्स में आप पढ़ते हैं, इस तरीके से फार्मूला, अगर क्या है बटे में है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है लॉग के केस में, अगर गुणा है तो क्या होता है प्लस में हो जाता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। अब देखिए लॉग ई की जो वैल्यू है, लॉग
ई की जो वैल्यू है 2.303, ठीक, ये है। और log बेस 10, ठीक है, ये है इसकी वैल्यू, यहाँ पर इसकी वैल्यू log ई की वैल्यू। तो आप यहाँ पर रख लीजिए log ई की वैल्यू। तो आपका ये है आपका के स्क्वायर हो जाएगा, के को टी आप नीचे कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा log ई की वैल्यू इतनी, तो के को नीचे ये आपका तो 2.303, टी को आप नीचे लाकर यहाँ कर दीजिए टी, और ये log 10 आपका हुआ। और यहाँ पर आपका क्या है log 10 ए नॉट ए एक्टिव मॉस नॉट ए एक्टिव मॉस ए नॉट बाई एक्टिव मॉस ये आपका फार्मूला भैया। यही आपका क्या है, यही जो है आपका क्या है प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण है। प्रथम कोट के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का समीकरण है, ठीक। प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण यही आपका है। ओके, तो नोट बना लीजिए इसका। तो ये आपको समीकरण याद होना चाहिए। ये आप क्या है प्रारंभ में सांद्रण है यानी t0 पर, और ये वाला सांद्रण क्या है आपका, ये t समय पर सांद्रण है, ये t समय पर सांद्रण है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा गया प्रारंभ में सांद्रण ये है, और t समय पर शेष सांद्रण या कैसे शेष सांद्रण बची हुई मात्रा है ये, ठीक है, t समय पर सांद्रण। तो ये चीज है। k क्या है वेग स्थिरांक, t क्या आपका समय, इसका मतलब k का मान क्या है टाइम के मात्रक पर ये डिपेंड करेगा, के का मान टाइम के मात्रक पर डिपेंड करेगा। अच्छा, इसका मोल पर लीटर होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सांद्रण का मतलब क्या होता है मोल पर लीटर होता है। तो यहाँ जो यूनिट होगी इसकी यूनिट ऑफ के जो होगी वो क्या होगी टाइम पर केवल डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम इनवर्स होगा, क्या होगा टाइम इनवर्स, अर्थात कह सकते हैं सेकेंड इनवर्स, ठीक है, आवर्स इनवर्स, मिनट इनवर्स। तो ये होगा यहाँ पर के की यूनिट आप निकाल चुके हैं, पहले भी आपको बताया गया। तो ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो के इक्वल टू क्या है 2.303 बाई टी log 10 और ए एक्टिव मॉस नॉट बाई ए एक्टिव मॉस, ठीक है। तो ये आपका है। तो यहाँ ये प्रारंभ में सांद्रण ये टी समय बाद जो है सांद्रण है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रारंभ में सांद्रण ये टी समय बाद जो है सांद्रण आपका कितना शेष बच रहा है, ये शेष सांद्रण आपका यहाँ पर है। अच्छा, इसी समीकरण को देखिए, थोड़ा सा नोट कर लेंगे आप इसको। इसी समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां से देखिए, यहां से पकड़ के लाइए इसको। तो इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, इस समीकरण को हम किस दूसरे रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस, देखिए यहाँ से माइनस के टी इक्वल टू आपका log 10 ई ए एक्टिव मास माइनस log 10 ए एक्टिव मास नॉट। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले समीकरण को, इस भाषा में इसको हम, इस लैंग्वेज में इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, फिर अब देखिए यहाँ फिर कॉमन ये माइनस के टी इक्वल टू लॉग ई कॉमन लीजिए। तो जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ ये एक्टिव मास ऊपर की तरफ होगा। अभी यहाँ पर देखिए ऊपर ये है, अब ये ऊपर क्या आ रहा आपका ये आ रहा है, ठीक है, ये चीज। और log ई की वैल्यू आप जान रहे हैं क्या होता है। तो यहाँ आपका माइनस का के इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 और यहाँ आपका क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और log 10 क्या हो जाएगा ये जो है एक्टिव मास बाई ए एक्टिव मास नॉट, ये हो जाएगा आपका, ठीक, ये चीज। अच्छा, जब इसको के बराबर करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं के इक्वल टू 2 यहाँ
माइनस का 2.303/T log 10 ए एक्टिव मास बाई ए एक्टिव मास नॉट, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऊपर करिए तो प्लस में आ जाएगा, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303/T, और यहाँ क्या हो जाएगा log 10, इसको ऊपर कर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा ए नॉट और ए एक्टिव मास है। तो इस तरीके से भी आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी इस तरीके से इसको किया जा सकता है। तो ये तो आपका हो गया, ये नोट कर लीजिएगा इसको। अच्छा, यहाँ से इसी समीकरण को ऐसा भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ये वाला जो समीकरण आपका है यहाँ पर, इस समीकरण को ऐसा भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए किस फॉर्म में इसको हम लिखा जा सकता है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम, देखिए इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो ए एक्टिव मास नॉट का, और ये इक्वल टू e पावर माइनस KT, ठीक है। इस वाले समीकरण को देखिए ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, ये इस फॉर्म में, या ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्टिव मास इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो ये इक्वल टू बराबर हो जाएगा ए एक्टिव मास नॉट ये और e पावर माइनस KT, ऐसा लिखा जा सकता है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये जो आपका समीकरण है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है, यानी कि प्रक्रम है। तो एक एक्सपोनेंशियल जो है समीकरण है ये। तो एक एक्टिव मास इक्वल टू ए एक्टिव मास नॉट, और ये आपका है पावर ई माइनस KT, है ना, ये चीज आपका इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण इस फॉर्म में भी जो है एक्सपोनेंशियल प्रोसेस के फॉर्म में इस तरीके से समीकरण को लिखते हैं। अच्छा देखो, अब जो आपने समीकरण निकाला है, ये वाला समीकरण जो आपने निकाल रखा है, भाई उधर से भी निकाला, इधर से भी निकाला, किसी तरीके, चाहे ऐसे फॉर्म में आप समीकरण जो पहले हमने निकाला इसी फॉर्म में आप इसको याद रखिए, ये आप इसको छोड़ सकते हैं, इस सबको, ये सब आपका यूज नहीं, यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप जो समीकरण हमने दिया, ऐसा भी हम यहाँ लिख सकते हैं ना, अगर आपका एक प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ प्रारंभ में जो सांद्रण है आपका ये मान ले, यहाँ 0 मान ले, और यहाँ t समय पर सांद्रण, यानी कि t समय पर शेष सांद्रण की बात करता है। यहाँ अगर x में परिवर्तन हो तो यहाँ क्या होगी, कमी होगी, a माइनस क्या होगी, x होगी। तो यही तो आपका शेष सांद्रण यही है, यही क्या है, शेष सांद्रण है आपका यही। तो यही आपका क्या होगा, अगर हम यहाँ कर ले, अगर हम प्रारंभिक सांद्रण यानी कि जो आपका ए एक्टिव मास नॉट है इसके स्थान पर ए ले लें, ये प्रारंभ का सांद्रण ए ले ले, ठीक है। प्रारंभ में ही एक्टिव मास नॉट माने थे, एक्टिव मास नॉट ए माने थे, यहाँ पर ये मान ले रहे हैं, इसके स्थान पर ये मान लिया गया है, और इसके स्थान पर क्या मान ले, ए एक्टिव मास के स्थान पर क्या मान ले, मोल पर लीटर है, और ये मान ले क्या है, शेष मात्रा क्या है, ए माइनस एक्स है, ठीक है, ये मोल पर लीटर। इस तरीके से देखिए यहाँ चेंज कर सकते हैं इसको, ऐसे ऐसे इस फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। तो आपका समीकरण क्या था, K इक्वल टू था क्या 2.303/T और log 10 ये है, और ए एक्टिव मास नॉट ए एक्टिव मास, ठीक, यही तो था। अब इसके बराबर यहाँ है, इसको आप यहाँ रखिए, ऐसा भी इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 2.303/T log 10
ए बाई ए माइनस एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आपका ये समीकरण होगा। ठीक है, अच्छा फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे तो इसी समीकरण को ऐसे रख देगा k = 2.303 बाई टी और log 10 यहाँ n0 बाई n के फॉर्म में लिख देगा। जरा देखो यही तो है, ये चीज देखो है ना, चाहे इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो यहाँ, या जो है इस फॉर्म में लिखो, फिजिक्स के केस में आपको इसी फॉर्म में मिलने वाला है। तो इस तरीके से भी आप जो है इस समीकरण को कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रथम कोटि अपक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण। तो जो यहाँ प्रथम कोटि अपक्रिया का समीकरण है वेग स्थिरांक, ये क्या करता है, केवल टी के k का मान टी के मात्रक पर निर्भर करता है, जरा देखिए सांद्रण पर निर्भर कर रहा है, नहीं ये तो कट जाएगा। k का मान, अभी समीकरण मात्रक निकाल कर गया, k का मान सांद्रण के मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि सांद्रण मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो सांद्रण के मात्रक पर डिपेंड ही नहीं करेगा, केवल k का मान t के मात्रक पर यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, और k का जो मात्रक है वो केवल t के मात्रक पर ही डिपेंड करेगा, k का मान t के मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। k का मात्रक जो होता है k का मात्रक जो होता है, मात्रक होगा, मात्रक सांद्रण के मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आप देख रहे हैं समीकरण से देख रहे हैं, मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, केवल एक के टी समय के मात्रक पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए k का मात्रक क्या होगा, सेकेंड इनवर्स होगा आपका, है सेकेंड इनवर्स है कि टाइम इनवर्स, तो टाइम इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स है ना, मिनट इनवर्स, आवर्स इनवर्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं, घंटा ईयर है ना, जो भी जिसमें दिया हो। आइए चलिए देखते हैं इसका अर्धायु काल देखते हैं। अर्धायु काल, तो हेडिंग लगाए, क्या देखेंगे, अर्धायु काल लेते हैं। प्रथम कोटि अपक्रिया की अर्धायु काल, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। ठीक, अर्धायु काल यानी कि टी हाफ दिख रहा है। ठीक है, क्या हेडिंग है, प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्धायु काल, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको दिखा रहे हैं टी हाफ से। ठीक है, चलिए प्रथम कोटि अपक्रिया का अर्धायु काल क्या हो जाएगा। अर्धायु काल यहाँ पर आपको बताएगा, अर्धायु काल क्या होता है, वह समय होता है, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो प्रारंभिक आधी शेष रह जाती है, तो शेष मात्रा आपकी क्या है, ए एक्टिव मास, प्रारंभिक सांद्रता आपकी क्या है, ए एक्टिव मास नॉट, इसी का क्या रह जाए, आधी रह जाए, इसी का आधी रह जाए, शेष बचे। और यहाँ आपको टी इक्वल टू क्या लिखना है, टी हाफ अर्धायु काल पर, तो रख लीजिए समीकरण को किसी में भी, तो आपका k इक्वल टू क्या है, 2.303 बाई टी log 10 ए एक्टिव मास नॉट बाई ए एक्टिव मास, चाहे a बाई ए माइनस एक्स पर रख सकते हैं। तो यहाँ आपका हो गया k इक्वल टू क्या हो गया, 2.303 बाई यहाँ क्या हो जाएगा आपका टी हाफ हो जाएगा, और ये log 10
यहाँ क्या होगा ए एक्टिव मास नॉट, तो ए इक्वल टू क्या है यहाँ पर, ए इक्वल टू क्या है ए एक्टिव मास नॉट बाई क्या हो जाएगा 2, ये आपका कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो के इक्वल टू 3.303 और ये आपका क्या हो गया टी हाफ, और यहाँ आपका क्या हो गया log 10 2, तो log 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ये वैल्यू है, रख दीजिए यहाँ, तो के इक्वल टू 2.303 इंटू क्या हो जाएगा 0.301, ये 0 और यहाँ आपका क्या बचा ये टी हाफ है, टी हाफ, तो इसका आप गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 ये होगा यहाँ पर, और यहाँ आपका क्या हो गया टी हाफ हो गया, ठीक है। तो यानी कि के इक्वल टू टी हाफ आपको निकालनी होती है, तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 बाई क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा। ये अर्धायुकाल का क्या है समीकरण है, प्रथम कोटि की क्रिया का अर्धायुकाल का समीकरण है, प्रथम कोटि की क्रिया के अर्धायुकाल का ये समीकरण है, आपको दिख रहा है। अब यहाँ भी आप देख लीजिए अर्धायुकाल का मान किस पर केवल डिपेंड कर रहा है, यानी कि के का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल समय पर डिपेंड कर रहा है। तो अर्धायुकाल की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ टी हाफ क्या हो जाएगी सेकेंड, यानी कि टाइम होगी, टाइम में आप क्या लिख सकते हैं सेकेंड लिख सकते हैं, मिनट घंटे दिन ईयर कुछ भी जो दिया हो सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या होगी सेकेंड होगी यहाँ से। ये है शून्य प्रथम कोटि की क्रिया के अर्धायुकाल का समीकरण, यही है आपका। तो इसको बढ़िया से आप तैयार करेंगे, याद रखेंगे ये समीकरण। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें, के इक्वल टू 2.303 बाई टी log 10 ए बाई ए माइनस एफ, यहाँ से भी रख सकते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी इक्वल टू क्या होगा टी हाफ इसका हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा ए इक्वल टू क्या होगा एक्स इक्वल टू क्या होगा ए बाई क्या होगा 2, जब आप वहां से आप देखेंगे है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे, तो के इक्वल टू क्या होगा 3.30 बाई क्या हो जाएगा यहाँ टी हाफ हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा log 10 हो जाएगा, और ए बाई ए माइनस ए बाई क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा। जरा देखिए 2 में से गया 2 कट गया, तो ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 2.303 बाई आपका टी हाफ, और यहाँ आपका क्या बचेगा log 10 2, यहाँ भी बचेगा वही थी। देखिए अब 10 2 आ गया, यहाँ आप जान रहे हैं पूरी वैल्यू, तो यहाँ भी आप हल कर देंगे इसको, तो आ जाएगा आपका वही 0.693 बाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ टी हाफ, ठीक है। यहाँ भी आया log 10 2 की वैल्यू अभी रखा गया है, रख कर करेंगे तो ही चीज यहाँ पे यहाँ से, ठीक है। तो इधर सही है पूरी, तो इस तरीके से यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, इस केस में भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो इस केस पर भी आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक ओके। चलिए इसके लिए ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफ कैसे आपको मिलने वाला है नोट कर लीजिएगा। अब इस समीकरण को इस तरीके से लिख सकते हैं, के इक्वल टू 2.30 बाई आपका क्या है टी, और यहाँ log 10 ए एक्टिव मास नॉट बाई ए एक्टिव मास। जरा देखो इस समीकरण को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, log 10 ए एक्टिव मास इक्वल टू यहाँ हम लिख सकते हैं ऊपर की तरफ हम लिख सकते हैं के टी माइनस के टी बाई 2.303, और यहाँ पर आप इसके बाद क्या होगा प्लस log 10 ए एक्टिव मास नॉट, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। जरा इसकी तुलना करिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या है सी है। जरा देखो y के केस में आपका है, और x के केस में आपका क्या है यहाँ ये t है,
एक्स किस केस में आपका टी है, ढलान आपका क्या है स्लोप, स्लोप आपका क्या है ये है इतना, ये आपका क्या है स्लोप है इतना, और ये आपका क्या है इंटरसेप्ट सी, इंटरसेप्ट सी आपका ये है। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ हम देखते हैं कैसा होगा। तो समीकरण आपका ये है, यहाँ पर k इक्वल टू 2.303/t log 10 और a एक्टिव मास नॉट बाई a एक्टिव मास, या इस समीकरण को इस तरीके से हम लिख सकते हैं अभी जैसा बताया मैंने, log 10 a एक्टिव मास इक्वल टू माइनस, यहाँ आपका माइनस जो है आपका kt, यहाँ आपका क्या हो जाएगा माइनस kt बाई 2.303 प्लस log 10 और a एक्टिव मास नॉट, इस तरीके से। तो ये y आपका क्या हुआ यहाँ ये हो गया, रेखीय समीकरण से, रेखीय समीकरण से तुलना करिए, और यहाँ पर आपका ये k बाई 2.303 ये क्या आपका है, ये आपका क्या है इतना, ये स्लोप है, ये आपका क्या स्लोप है, ढलान है, ढलान कैसा है माइनस में यहाँ आपका, और t क्या है आपका x अक्ष पर टाइम है, और ये क्या है आपका एक log 10 एक्टिव मास नॉट क्या है आपका इंटरसेप्ट सी है। तो यहाँ आपको जो ग्राफ मिलने वाला है, ये आपका जो ग्राफ होगा, अगर आप ग्राफ बनाएंगे, इधर आपका क्या होगा टाइम, एक्स अक्ष पर क्या है टाइम, वाई अक्ष पर क्या है आपका, यहाँ पर वाई अक्ष पर आपका ये है log 10 ये एक्टिव मास, ये आपका क्या है वाई अक्ष पर है। ठीक, टाइम है वाई अक्ष पर। तो इसका जो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, तो ये माइनस में है स्लोप ना, तो इसका ग्राफ आपको कैसे मिलने वाला, तो इस तरीके का कुछ नहीं है ना। तो इसका जो स्लोप होगा यहाँ पर, स्लोप जो मिलेगा आपको tan थीटा जो मिलेगा आपको, वो क्या मिलेगा माइनस k का बाई 2.303, ये आपको ढलान मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये और इंटरसेप्ट जो आपका होगा, जो कटान होगा, इंटरसेप्ट जो है आपका कटान ये है, तो इंटरसेप्ट आपका क्या होगा यहाँ पर, ये आपका कटान जो है log 10 ए एक्टिव मास नॉट, ये आपका होगा ये चीज। तो ये आपका टी हो गया, टाइम आपका ये टी इधर, और ये यहाँ पर स्लोप पे, स्लोप आपको क्या मिल गया ये मिल गया, टी आपका ये हो गया, और ये आपका ये हो गया, इंटरसेप्ट आपका क्या हो गया जो कटान आपका, इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा आपको, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। तो ये है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए log 10 ए एक्टिव मास और टी के बीच क्या है ये ग्राफ, इसके लिए यहाँ पर है। ठीक है, तो ये प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में यहाँ पर था। ओके, बना लीजिए इसको ग्राफ। ग्राफ हो गया। चलिए अब देखते हैं यन अर्धायु के पश्चात अभिकारक की शेष मात्रा। यन अर्ध आयु के पश्चात, पश्चात माने बाद, यन अर्धायु के पश्चात अभिकारक के शेष मात्रा या सांद्रण। ठीक, ये चीज हेडिंग लगाइए। मान लेते हैं प्रारंभ में सांद्रण क्या है, देखिए प्रारंभ में सांद्रण आप क्या लेते हैं ए एक्टिव मास नॉट, और टी समय पर शेष सांद्रण या मात्रा
सांद्रता लिखिए आप, मात्रा कितनी होती है आपका ए एक्टिव मास, दिख रहा है? ठीक, ठीक है, चलिए आगे देखिए, देखते रहिए, कुछ प्रॉब्लम थी उसमें। तो ये है आपका। तो अब देखिए यहाँ निकालते हैं, मान लिया एक अर्धायु के बाद अभिकारक की शेष मात्रा। तो एक अर्ध आयु के बाद अभिकारक की शेष मात्रा, या सांद्रता कह सकते हैं। शेष मात्रा क्या? रिएक्टिव मास इक्वल टू, तो एक अर्धायु के बाद उसका आधा, प्रारंभिक का क्या बचेगा? आधा बचता है। तो यानी कि प्रारंभिक सांद्रता क्या है? ए एक्टिव मास नॉट है, इसका क्या बचेगा? आधा बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्टिव मास नॉट बाई 2 पावर 1 लिखा जा सकता है। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए दूसरे, द्वितीय यानी कि दूसरे अर्धायु के बाद अभिकारक की शेष मात्रा क्या बचेगी? दूसरे पर इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, हाफ, इसका हाफ हो जाएगा आधा, इस वाले का आधा, फिर बचेगा इसका पाव। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? ए एक्टिव मास नॉट बाई 2 पावर क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तृतीय यानी कि तीसरे अर्धायु के पश्चात क्या लिख सकते हैं? ए एक्टिव मास जो होगा इसका क्या हो जाएगा? जो इसका बचा है इसका और आधा हो जाएगा 2 पावर 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए एक्टिव मास नॉट बाई 2 पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यन अर्धायु के बाद अभिकारक की शेष मात्रा क्या हो जाएगी? तो ए एक्टिव मास पावर नॉट बाई 2 पावर यन लिख सकते हैं। 2 पावर यन ये हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, शेष मात्रा। तो यही तो हो गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। तो ए एक्टिव मास इक्वल टू ए एक्टिव मास नॉट 1/2 पावर यन लिखा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये समीकरण आपको याद रखना है। तो यही है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यन अर्धायु के बाद अभिकारक की शेष मात्रा प्रारंभिक सांद्रता कितना रह जाता है? 1/2 पावर यन जो है गुना, ठीक है, ऐसा लिखिए। या फिर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि 1/2 पावर यन गुना जो है रह जाता है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 1/2 पावर यन गुना रह जाता है ना, इतना गुना होगा प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी सूत्र इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक यन की गणना, जैसे यन की गणना आप कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए प्रारंभिक सांद्रता कहे 1/4 रह जाए, मान लीजिए कोई पदार्थ 1 ग्राम है, देखिए यहाँ से अगर कोई पदार्थ 1 ग्राम है और कह रहा कि अपने अर्धायु पर 1/4 शेष रह जाता है, तो शेष यही तो है, तो 1/4 यहाँ पर शेष रह गया और प्रारंभिक सांद्रता कितना है? 1 है, तो 1 का आपका यहाँ पावर यन, ठीक है, एक प्रारंभिक सांद्रता हो गया और शेष मात्रा का 1/4 रह जा रहा है अपने अर्धायु के पश्चात, तो 1/2 4 को क्या लिख सकते हैं? ऐसा हम लिख सकते हैं। और यहाँ आपका क्या होगा? 1/2 पावर यन। तो ये घात तो सेम है, ये आपके बेस सेम है और घात की यहाँ तुलना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? यन बराबर आपका 2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से यन बराबर 2, और कभी कभी यन यहाँ से भी आप निकालेंगे, भी सूत्र लिख लीजिए, टी बाई और टी हाफ। यहाँ से अगर एक टोटल समय दिया है और अर्धायु समय दिया है, तब भी आप यन जो है इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित जो है तमाम फार्मूले आज हमने
बताए हैं, इस फार्मूले के आप बेहतर तरीके से तैयार करें, वीडियो रिवाइज करके इसको लिखें पढ़ें, तो आपके लिए अच्छा होगा और बढ़िया से आपका तैयार भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो आपके सामने हम लेकर फिर आ जाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।